क्या आप यकीन करोगे कि एक कोक कैन और एक प्लास्टिक बोतल ने एक 30 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया था? जी हाँ, एक कोक कैन ने। और सरप्राइजिंगली ये क्राइम दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हुआ जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था। Hello friends, welcome you all to my YouTube world, Red Dive, जिसमें आप सुनेंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियाँ। एक्मे एक 300 से 350 पॉपुलेशन वाला वाशिंगटन डीसी का एक छोटा सा टाउन था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और सेफ्टी इतनी कि लोग अपने घर का दरवाज़ा तक बंद नहीं करते थे। लेकिन 24 नवंबर 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने एक्मे का इतिहास ही बदल दिया। 18 साल की मैंडी यूँ तो हमेशा अपने मदर के साथ जॉगिंग पे जाती थी, पर उस दिन वो सिर्फ अपने जर्मन शेफर्ड डॉग कायरा के साथ नुक्सा रिवर तक जॉगिंग के लिए निकली थी। पर शायद उसे ये पता नहीं था कि वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी जॉग होगी। कुछ घंटों बाद सिर्फ उसके डॉग कायरा ही वापस आई। इवन तो उसके घर के रूट पे सिर्फ 10 या 12 ही घर थे, फिर भी उसे कई लोगों ने घर लौटते हुए देखा था। यहाँ तक कि उसके भाई ली ने भी उसे आधे रास्ते में घर जाते हुए देखा था, जो उस दिन एंडरसन्स के यहाँ रुका हुआ था। मैंडी को गायब हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे, पर किसी को भी उसकी कोई भी खबर नहीं थी। पूरा शहर परेशान हो चुका था। फिर 3 दिन बाद मैंडी की डेड बॉडी उसके घर से 6 मील दूर नुक्साक रिवर पर मिली। उसके बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। उसकी मौत की असली वजह तो सिर्फ उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट से ही मिल सकती थी। जब रिपोर्ट आई तो उसकी मौत का कारण था एस्फिक्सिया बाय ड्राउनिंग, यानी डेथ का कॉज था डूबकर दम घुटना। लेकिन मैंडी की बॉडी जहाँ पर मिली वहाँ पे स्ट्रगल की कोई साइन ही नहीं थी, और उस पॉइंट पर पानी इतना गहरा भी नहीं था। प्लस मैंडी खुद एक अच्छी स्विमर थी, पर मेडिकल रिपोर्ट्स तो कुछ और ही बयां कर रही थी, हेड इंजरीज प्लस सेक्सुअल असॉल्ट। मैंडी के सर पर किसी ने जोर से वार कर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। इस घटना ने पूरे टाउन को शॉक कर दिया था। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर मैंडी के साथ ऐसा किसने किया। क्या किलर उनके बीच में से कोई था या फिर कोई बाहर से आया था? वो जो कोई भी था अभी भी आज़ाद ही घूम रहा था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जब मैंडी की बॉडी की जांच करती है तो उन्हें किसी और की डीएनए सैंपल मिलती है जो कि कम्प्लीटली अनआइडेंटिफाइड थी, और एफबीआई के क्रिमिनल डेटाबेस में भी किसी से मैच नहीं हो रही थी। फिर पुलिस को एक ऐसे आदमी की टिप मिलती है जिसने शायद मैंडी को आखिरी बार देखा था। पुलिस लोकल आई विटनेसेस के हेल्प से सस्पेक्ट की कुछ ऐसी स्केच बनाती है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी, सारे लीड्स फॉलो किए गए, सारे विटनेसेस के बयान लिए गए, और फाइनली एक नाम सामने आया, डेविड सूची। डेविड एक ड्रिफ्टर था जिसे उस दिन उस रास्ते पे देखा गया था। ड्रिफ्टर एक ऐसा इंसान होता है जिसका इमेज समाज में कुछ अच्छा नहीं होता है। पुलिस ने उसके भी डीएनए सैंपल लिए, पर उसके भी डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए। पुलिस की सारी मेहनत बेकार हो गई और केस अनसॉल्व रहा। 20 साल बीत गए, 2 डिटेक्टिव्स बदल गए, लेकिन पुलिस तब भी नहीं रुकी। साल 2009 डिटेक्टिव केविन बॉवे को ये केस ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने 1989 के वक्त एक्मे में रहने वाले सारे मेल पर्सन्स के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए। 4 साल बीत गए, लेकिन एक भी सैंपल मैच नहीं हुआ। पुलिस फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक्मे टाउन की हिम्मत टूट रही थी। लेकिन तब भी कुछ ऐसा होता है जो सबकी उम्मीदों को फिर से जगा देता है। ये 2 लेडीज़ हेदर और मैरिली इत्तेफाक से एक वाटर पार्क में टकराती हैं। दोनों मैंडी के साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी, और बातों बातों में मैंडी का जिक्र हो जाता है, और फिर दोनों की ज़ुबान पर एक ही वक्त एक ही शख्स का नाम आता है जिस पे उन्हें हमेशा से मैंडी के कातिल होने का शक था, टिम बैस, जो कि उन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ता था। पर आखिर उन्होंने टिम का ही नाम क्यों लिया? और अगर उन्हें पहले से ही टिम पर शक था तो वो इतने सालों तक चुप क्यों रही? कॉलेज में हैदर और मैरिली का टीम के साथ काफ़ी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था। टीम ने हैदर को उनके स्कूल ट्रिप में फिजिकली मोलेस्ट करने का अटेम्प्ट किया था, और वही देर रात हितर की घर जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसे फोर्स किया था। इस तरह का फिजिकल ट्रॉमा उन दोनों ने झेला हुआ था, और दोनों में इस बात की इतनी ज़्यादा खौफ थी कि उन्होंने इन सारी बातों को सबसे छुपा के रखा था। लेकिन इतने सालों बाद उन्हें समझ आ गया कि मैंडी को इंसाफ दिलाने के लिए उनका बोलना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने फाइनली पुलिस को कांटेक्ट की और सारी बातें बता दी। ये एक मेजर लीड थी जो कि पुलिस को 25 साल बाद मिली,
टीम का घर मैंडी के घर के पास ही था और उन दोनों फैमिली के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट टीम का छोटा भाई तो मैंडी का अच्छा दोस्त भी था। पर अगर टीम ही असली मुजरिम था तो उसकी डीएनए मैच क्यों नहीं हुई? और इसका रीज़न था पुलिस से हुई लापरवाही। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पुलिस ने कभी टीम या उनके फैमिली मेम्बर्स का सैंपल लिया ही नहीं था, क्योंकि टीम और मैंडी की फैमिली काफ़ी क्लोज थे और इसलिए उन पर किसी को कभी शक हुआ ही नहीं। और ये पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी चूक थी। बिना देरी किए पुलिस टीम से मिलने उसके घर जाती है। टीम के साथ उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे रहते थे। पुलिस टीम से मिलती है और उसे पूरा केस समझाती है और उससे उसका सैलाइवा सैंपल मांगती है, पर टीम अपने सैंपल देने से साफ इनकार कर देता है। यहीं से पुलिस का टीम पर शक और ज़्यादा बढ़ जाता है और टीम का बैकग्राउंड चेक करने का फैसला लेता है। सबसे पहले पुलिस टीम के बड़े भाई टॉम बैस से मिलती है। टॉम ने पुलिस को बताया कि टीम हमेशा से ही एंटी सोशल था और कॉलेज में हुए ब्रेकअप ने उसे और ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया था। उस ब्रेकअप के बाद टीम के अंदर महिलाओं के प्रति एक अजीब तरह की नफरत पैदा हो गई। मैंडी के डेथ के कुछ महीनों बाद टीम ने अपने कॉलेज के गीना मिलन से शादी कर ली। पुलिस जब गीना से मिली तो उसने जो खुलासे किए वो काफ़ी हॉरिफाइंग थे। उसने कहा कि टीम एक बहुत ही कंट्रोलिंग और इमोशनली एब्यूसिव पार्टनर था जो उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करता था। गीना चाहकर भी टीम को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि टीम ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कोर्ट में झूठ बोल के बच्चों की कस्टडी अपने नाम करवा लेगा, और वो ये सब 20 सालों से झेल रही थी। गीना के लिए शादी एक जेल की तरह थी। इतने सारे खुलासे होने के बाद पुलिस की नज़र में टीम एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था, पर उसे मुजरिम साबित करने के लिए पुलिस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए था। पुलिस को हर हाल में उसकी डीएनए सैंपल चाहिए था और इसलिए पुलिस हर रात दिन उसके पीछे लग गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद टीम को ऐसी चीज़ या सामान यूज़ करके फेंकेगा जिसमें उसका सलाइवा हो। पर यहाँ भी पुलिस को सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ मिल रही थी, मानो टीम हर कदम फूंक फूंक के ले रहा था। 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया। टीम ने एक कैन और प्लास्टिक कप को यूज़ कर डस्टबिन में फेंक दिया और पुलिस ने दोनों चीज़ों को तुरंत ही उठा लिया और टेस्टिंग के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद टेस्ट रिजल्ट्स आ गया और वो अनआइडेंटिफाइड सैंपल टीम बैस का ही था। 12 दिसंबर 2017 को पुलिस ने टीम को मैंडी के किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर की चार्ज में अरेस्ट कर लिया, पर केस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ट्रायल्स के दौरान टीम ने मैंडी को लेकर ऐसे बयान दिए जिससे सब शॉक्ड रह गए। टीम ने कहा कि उसके और मैंडी के बीच में एक सीक्रेट अफेयर था और उस दिन उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया था। इसकी वजह से मैंडी के बॉडी में उसके डीएनए सैंपल मिले थे। पर मैंडी के दोस्त और क्लासमेट्स का कहना था कि टीम और मैंडी का कोई कनेक्शन ही नहीं था। दोनों के बीच में ना ही कभी बातचीत होती थी, ना ही दोनों सेम क्लास में थे। इनफैक्ट टीम मैंडी से 4 साल बड़ा था और उन्होंने कभी उन दोनों को एक जगह पे या एक साथ घूमते हुए नहीं देखा था। और जब टीम के घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने ही टीम के खिलाफ गवाही दी और कहा कि टीम कितने घटिया किस्म का इंसान था। यहाँ तक कि गीना ने टीम को अपने माँ से ये भी कहते सुना था कि वो सारा ब्लेम अपने फादर पर डाल दे, जिनको गुजरे कई साल हो चुके थे, पर ऐसा करने से उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया था। ये सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने टीम को मैंडी के किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के जुर्म में 27 साल की सज़ा सुनाई और फाइनली मैंडी के परिवार वालों को 30 साल बाद इंसाफ मिला। पर आखिर इतने लोगों के होने के बावजूद टीम ने मैंडी को कैसे किडनैप किया था, ये आज भी एक राज ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की दर्दनाक सच्ची घटना। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, डरावनी और रहस्यमय घटनाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। See you soon.